This video is on the basis of how Epstein files got released and उस टाइम पे जब ये फाइल्स रिलीज हो रही थी तब क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और पब्लिक आउटरीच कैसा था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये वीडियो है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने रिलीज किया 3.5 मिलियन पेजेस, 2000 प्लस वीडियोस और 1,80,000 प्लस फोटोज दैट वाज टुक ऑन एप्स्टीन आइलैंड। ये जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मुझे ये पता चला कि एक सिंपल सा लॉजिक है। जब ये एप्स्टीन सभी रिकॉर्ड्स क्यों रख रहा था, द मीनिंग इज जो मुझे समझ में आया, एप्स्टीन को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ये रिकॉर्ड्स थे उसमें ये वीडियोस, इमेजेस, फोटोज ये रखे थे क्योंकि वो सेफ रहे। जब भी कोई केस उसके ऊपर डाली जाए इन फ्यूचर तो वो इन रिकॉर्ड्स को पब्लिकली ला सके और उन एलिट्स को वो कंट्रोल कर सके। एक चीज़ ये भी है कि जब एप्स्टीन ये सभी रिकॉर्ड्स अपने पास रख रहा था, ये एलिट्स उसके कंट्रोल में आ चुके थे। The Justice Department publicly releasing cases, files on convicted sex offender Jeffrey Epstein. The Justice Department began releasing thousands of pages of files and communications related to the late convicted sex offender Jeffrey Epstein. The Justice Department is expected to release its trove of Epstein files. The Department of Justice releasing its remaining documents from the Jeffrey Epstein. US Department of Justice ने रिलीज किया 3.5 मिलियन पेजेस ऑफ फाइल्स, 2000 प्लस वीडियोस और 1,80,000 से भी ज़्यादा फोटोज टुक ऑन एप्स्टीन आइलैंड। और जब ये फाइल्स रिलीज हुई तब ये पता चला ये था अमेरिका का सबसे बड़ा क्राइम केस जिसके डॉक्यूमेंट्स रिलीज की जा रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भी क्रिमिनल्स होते हैं या फिर कोई भी कल्ट होता है वो कोई भी ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं रखता कि पब्लिकली जब वो चीज़ें बाहर आएंगी इनको जो उस कल्ट में उनको प्रॉब्लम्स ला सके। बट एप्स्टीन ने सभी रिकॉर्ड्स इसलिए रखे थे क्योंकि उसने इन एलिट्स को कंट्रोल में रखा था। एंड दिस इज द बिगेस्ट रिलीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन अमेरिकाज हिस्ट्री। जर्नलिस्ट, रिसर्चर्स, कांग्रेशनल मेंबर्स और कॉमन पब्लिक्स इस फाइल्स में डीपली इन्वॉल्व हो चुके थे। ये डीपली इन्वॉल्व हो चुके थे तब इनके सामने आया कुछ एक्सप्लोजिव्स, सम टेरिफाइंग, सम डिसअपॉइंटिंग and some shocking things. Literally America's get shocked. Those terrifying things that happen in that pedophile island. But those documents are redacted. Redacted मतलब कि कुछ पार्ट ब्लैंक कर देना। मतलब कि एप्स्टीन ने जब जो भी वो ईमेल्स अपने एलिट्स को भेज रहा था तब उन एलिट्स के बहुत सारे नाम जब ये फाइल्स रिलीज हुई तब रिडेक्टेड थी, मतलब कि ब्लैक आउट कर दी गई थी। वो नाम पब्लिकली ना आ सके हर किसी के सामने, उस नाम को वो पूरी तरह से ब्लैक आउट कर चुके थे। और ये सभी चीज़ें 2024 से लेके 2026 तक ये चल रहा था। ये सभी एप्स्टीन की फाइल्स रिलीज करने के लिए 2024 से शुरू हुआ था। जब गिज़लेन पकड़ी गई उसके बाद जो एप्स्टीन के ऊपर चार्जेस लगाए गए थे वो सभी चार्जेस गिज़लेन के ऊपर लगाए गए। वर्जीनिया इस केस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो चुकी थी बिकॉज शी वॉज द विक्टिम। जब वर्जीनिया उस आइलैंड से भाग निकली थी तभी से इन दोनों के खिलाफ कोर्ट में लड़ रही थी कि ये डॉक्यूमेंट रिलीज करने की बात कहाँ से शुरू हुई। फ्रॉम जनवरी 2024 से लेके ये डॉक्यूमेंट रिलीज करने की बात शुरू हुई जब वर्जीनिया गिज़लेन मैक्सवेल के खिलाफ लड़ रही थी। The documents of Virginia from the civil lawsuit Virginia versus Ghislaine. जज लोरेटा प्रेस्का ने ये डॉक्यूमेंट्स रिलीज करने का ऑर्डर दिया एंड दिस डॉक्यूमेंट्स आर फ्रॉम सिविल डिफेमेशन केस, द केस ऑफ गिज़लेन वर्सेस वर्जीनिया। जब ये फाइल्स रिलीज हुई तब 4,553 पेजेस रिलीज हुए। तब लोगों को लग रहा था कि उसमें कुछ क्लाइंट लिस्ट होगी या फिर कुछ नए एलिट्स के नाम्स हो गए या फिर कुछ कॉन्स्पिरेसी थेरीज होगी। द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ DOJ एंड जर्नलिस्ट वाज देयर इज नो अदर क्लाइंट लिस्ट। जो पहले नाम पब्लिकली आ चुके थे वही नाम उस डॉक्यूमेंट्स में है। कुछ डिटेल्स जो पहले ही कोर्ट में रिप्रेजेंट किए गए थे
वही सभी चीज़ें उस डॉक्यूमेंट्स में आ रही थी। जब ये लोग इस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहे थे तब मीडिया प्रेशर इतना बढ़ गया था कि लिटरली कांग्रेस को एक्शन लेनी पड़ी और जनवरी 2024 से ये अनसीलिंग का मोमेंटम शुरू हुआ। तभी से ये एप्स्टीन फाइल्स पब्लिकली आने लगी और ये जो मीडिया प्रेशर था वो ये कह रहे थे कि सभी फाइल्स पब्लिकली आने चाहिए, सभी फाइल्स अनसील होनी चाहिए और सभी लोगों को ये पता चलना चाहिए कि उस आइलैंड पे क्या हो रहा था। ट्वेंटी 2025 में जब कांग्रेस इन सभी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रही थी, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन कर रही थी, तब कांग्रेस के सामने कुछ अनयूजुअल चीज़ें आई। अब बाय पार्टीशन एग्रीमेंट रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट ने एक चीज़ पे एग्री हो चुके थे, दैट वाज एप्स्टीन फाइल्स। ये सभी एप्स्टीन फाइल्स रिलीज होने चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव आर.ओ. खन्ना द डेमोक्रेट एंड रिप्रेजेंटेटिव थॉमस मेस्सी द रिपब्लिकन, इन दोनों ने मिलकर एक चीज इंट्रोड्यूस की एंड दिस एक्ट इज मॉडल्ड ऑन JFK एसोसिएशन रिकॉर्ड्स कलेक्शन एक्ट्स। ये लॉ ये पता था कि एप्स्टीन फाइल्स जो भी गवर्नमेंट के पास है वो सभी फाइल्स रिलीज होने चाहिए और ये फाइल्स तब तक रिलीज होने चाहिए जब तक नेशनल सिक्योरिटी एग्जाम्शन न हो। जब ये लॉ पब्लिकली लाया गया तब आर.ओ. खन्ना और थॉमस मेस्सी ने ये ट्रांसपेरेंसी एक्ट कांग्रेस के सामने रखा। Congressman Massey and I went to the Department of Justice to read the unredacted Epstein files. We spent about 2 hours there, and we learned that 70 to 80% of the files are still redacted. In fact, there were 6 wealthy, powerful men that the DOJ hid for no apparent reason. When Congressman Massey and I pointed this out to the Department of Justice, they acknowledged their mistake, and now they have revealed the identity of these 6 powerful men. These men are Salvatore Navora, Zorab Mikoladze, Leopig Leonor, Nicola Caputa, Sultan Ahmed bin Sulayem, CEO of Dubai Ports World, and billionaire businessman Leslie Wexner, who was labeled as a co-conspirator by the FBI. Now, my question is, why did it take Thomas Massey and me going to the Justice Department to get these 6 men's identities to become public? And if we found 6 men that they were hiding in 2 hours, imagine how many men they are covering up for in those 3 million files. 18 नवंबर मतलब कि 6 दिन के बाद 18 नवंबर 2025 में ये एक्ट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सामने रखा गया और वहां पे थे 428 रिप्रेजेंटेटिव्स और उसमें से 427 वोट्स आए थे ये एप्स्टीन फाइल्स रिलीज करने के लिए। बट एक वोट जो अगेंस्ट था इस फाइल्स को रिलीज करने का, उसका नाम था द रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव क्ले हिजिन्स। क्ले हिजिन्स ये नहीं चाहता था कि ये एप्स्टीन फाइल्स पब्लिकली रिलीज हो जाए। बिकॉज ऑफ द एवरीवन्स अप्रूवल सेनेट ने इसके ऊपर एक्शन ली। जो ये एक्ट था, इस एक्ट को डोनाल्ड ट्रंप को भेज दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल के ऊपर साइन भी किया। आफ्टर द साइन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, जज ने अटॉर्नी जनरल्स को सिर्फ 30 दिन दिए ये सभी फाइल्स रिलीज करने के लिए एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस 30 days देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट इन 30 days ये सभी फाइल्स रिलीज हो सकती है। The deadline is 19 December 2025. The Epstein files have been released. The long-awaited Epstein files are starting to roll out. The Justice Department publicly releasing files on convicted sex offender Jeffrey Epstein. 19 December 2025, DOJ ने रिलीज किया the first batch of Epstein files. और जो हुआ वो था bipartisan outrage. Because of this release of the documents, members of the 2 parties are equally angry. Why? First one is 500 से भी ज़्यादा पेजेस completely black out थे। एक डॉक्यूमेंट ऐसा था कि 120 पेजेस पूरी तरह से ब्लैक आउट थे। एक पेज पे ये लिखा था कि ग्रैंड जूरी न्यूयॉर्क
और ये 120 पेजेस पूरी तरह से ब्लैक थे। ये सिर्फ 3 वर्ड्स थे उस डॉक्यूमेंट में, एक डॉक्यूमेंट में दिखाए गए थे और पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली रिडेक्टेड थे। There are 3 consecutive files which has 255 pages. They are completely black. DOJ ये खुद नहीं बताना चाह रहा था कि उसके उन डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है। जो ये पब्लिकली दिखानी चाहिए थी वो उस आइलैंड पे इस तरह से हो रही थी कि वो नहीं दिखा सकते, DOJ नहीं दिखा सकता कि उस आइलैंड पे क्या हो रहा है। सेकेंड इज लॉ की रिक्वायरमेंट थी कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली रिलीज हो, बट देर आर सो मेनी डॉक्यूमेंट्स। लॉ का ये कहना था कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स इन 30 डेज में ये रिव्यू होने चाहिए और ये सभी डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली आने चाहिए। डू यू नो हाउ द काउंट ऑफ द एप्स्टीन फाइल्स आर? पब्लिकली जो अभी रिलीज हुए हैं वो सिर्फ 3 to 4 मिलियंस डॉक्यूमेंट्स ही रिलीज हुए हैं, बट द एक्चुअल count of those Epstein files is 7 to 8 million. Obviously इतनी सारी फाइल्स एक महीने में कैसे हो सकती है? इसी की वजह से the count of those files, because of the count of those files, ये सभी डॉक्यूमेंट्स उस 30 दिन में रिव्यू नहीं हुए और जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिव्यू हो सकते हैं फ्रॉम द DOJ, ये DOJ ने ट्राई किया कि वो पब्लिकली ला सके। जब ये डॉक्यूमेंट्स रिलीज हो रहे थे तब DOJ ने बहुत सारे पार्ट्स, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लैकआउट हुई है। वो नहीं बताना चाह रहे थे कि उस आइलैंड पे क्या हो रहा था और 4000 से भी ज़्यादा पेजेस रिलीज़ हुए, उसमें से भी आई थिंक 3000 पेजेस तो पूरी तरह से ब्लैकआउट है। द थर्ड थिंग इज 19 दिसंबर को ये डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ हुए थे। On next day, there are 16 files are deleted from those web pages. मतलब कि 16 फाइल्स उस वेब जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए थे उसमें से डिलीटेड थे। क्यों? विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन ये डॉक्यूमेंट्स डिलीट किए गए। तुम्हें पता है कि इन डॉक्यूमेंट्स में क्या था? इन डॉक्यूमेंट्स में थे डोनाल्ड ट्रंप के फोटोग्राफ्स, ईमेल रिकॉर्ड्स, ईमेल्स जो ये एप्स्टीन और ट्रंप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे थ्रू ईमेल्स। और जब डोनाल्ड ट्रंप उस आइलैंड पे गया था उसके फोटोग्राफ्स, उसके वीडियोस इस फाइल्स में थे। एंड फोर्थ इज DOJ ने कुछ पार्ट्स को रिडेक्शन नहीं किया था, जो एक सीरियस मिस्टेक थी। उसमें थे 30 से भी ज़्यादा विक्टिम्स के नाम जो रिडेक्ट होने चाहिए थे, वो DOJ ने नहीं किए थे और ये डॉक्यूमेंट्स अनरिडेक्टेड रिलीज हुई। बिकॉज ऑफ दिस रिलीज द वर्जीनियाज ब्रदर स्काई रॉबर्ट ने ये कहा कि this is incredibly insensitive and re-traumatizing. And fifth is DOJ ने कॉन्ग्रेशनल मेंबर्स की सर्च हिस्ट्री अनरिडेक्टेड फाइल्स पर मॉनिटर की। ये मॉनिटर करने के बाद ये पता चला कि दिस इज अ बाय पार्टीशन आउटरीच और इसके ऊपर रिप्रेजेंटेटिव ने ये कहा कि रिप्रेजेंटेटिव जयपाल ने कहा कि आउटरीजियस, एंड देयर वाज अ सेकेंड रिप्रेजेंटेटिव रास्किन, outrageous abuse of power. DOJ ने एक्नॉलेज किया कि वो सर्चेस लॉग्स करते हैं विक्टिम्स की इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड दिस वाज द सडन फेल्यूर ऑफ दोज एप्स्टीन फाइल रिलीज। देयर वाज अ वेरी लो ट्रांसपेरेंसी एंड वेरी हाई कंट्रोवर्सी। जो पार्ट्स रिडेक्टेड होने चाहिए, जो पार्ट्स ब्लैकआउट होने चाहिए वो नहीं किए गए और जो पार्ट्स ब्लैकआउट नहीं होने चाहिए वो ब्लैकआउट किए गए। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लेंचे अनाउंस DOJ release 30 lakh pages, 2000 videos and 1,80,000 images. And this case was America's biggest release. Todd Blanche says the final major release. जर्नलिस्ट की टीम completely deeply involved हो चुकी थी इस फाइल्स को एग्जामिन करने के लिए। जब ये फाइल्स रीड कर रहे थे, जब ये फाइल्स को एग्जामिन कर रहे थे, there was shocking things come out. सितंबर 1996 में मारिया फार्मर जो पेडोफिल आइलैंड से भाग चुकी थी, उसने FBI को पहले ही कंप्लेंट की
बट FBI ने इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ली। आफ्टर 1 डेकेड एप्स्टीन पकड़ा गया और ये चीज़ 2025 में मतलब कि आफ्टर 2 डेकेड्स लगे इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि ऐसी चीज़ें उस आइलैंड पे हो रही है। पीटर मेंडलसन, इसका नाम इस फाइल्स में मल्टीपल टाइम्स आया है एंड ही इज़ द एप्स्टीन्स बेस्ट पैल। बेस्ट पैल्स मतलब कि टॉप टियर वर्कर फॉर योर बेस और पावरफुल हाउस फाइटर टू कैरी यू थ्रू द टफेस्ट बैटल्स। हियर पीटर इज द बेस्ट पैल फॉर द एप्स्टीन, मतलब कि पीटर खुद एप्स्टीन को प्रोटेक्ट कर रहा था। जब ये डॉक्यूमेंट्स रिलीज हो रही थी, इन डॉक्यूमेंट्स में ये निकल के आया कि पीटर वॉज शेयरिंग द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ US गवर्नमेंट विद जेफरी एप्स्टीन। बिकॉज ऑफ दिस रिलीज ऑफ दिस फाइल्स, जो ये पीटर मेंडलसन की चीज़ें बाहर आई पब्लिकली, तब फेब 2026 में मेंडलसन ने लेबर पार्टी और हाउस ऑफ लॉर्ड से रिजाइन कर दिया। जैक लैंग, अ फॉर्मर कल्चर मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, एक वीडियो में एप्स्टीन के साथ लोअर के बाहर दिखे। जब ये फाइल्स रिलीज हुई तब लैंग ने अरब वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन की प्रेसिडेंसी से रिजाइन कर दिया। नेक्स्ट इज फोटो एविडेंस। डॉक्यूमेंट्स में थे फोटोज माइक जैगर, माइकल जैक्सन, डायना रॉस, एप्स्टीन के साथ इन्होंने फोटो लिए थे। एक फोटो में तो जैगर, एप्स्टीन और फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन एक साथ थे, बट ये फोटोज ये नहीं दिखाते कि इन सभी लोगों ने क्राइम किया था। जिन्होंने भी एप्स्टीन के साथ फोटो लिए थे वो सभी क्रिमिनल्स नहीं थे। द वन थिंग इज माइकल जैक्सन खुद वहाँ पे जो आइलैंड पे छोटी बच्चियाँ थी उनको वहाँ से निकालने का ट्राई कर रहा था। उन सभी विक्टिम्स को रेस्क्यू करने का ट्राई कर रहा था विद प्रिंस डायना। जब ये चीज़ें मतलब कि माइकल जैक्सन और प्रिंस डायना ये आगे जाके बहुत ज़्यादा ट्राई करने लगे इन सभी विक्टिम्स को उस पेडोफिल आइलैंड से बाहर निकाला जाए, तब इन एलिट्स ने उन दोनों लोगों को मार दिया। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वहाँ से बाहर आने लगी जब ये दोनों मर गए। और जो ये प्रिंस डायना का एक्सीडेंट हुआ था वो एक्चुअल में ये एक्सीडेंट किया गया था, मतलब कि प्रिंस डायना को मारा गया था। एंड नेक्स्ट इज फॉल्टी रिडक्शन। DOJ के PDF कन्वर्जन प्रोसेस में कुछ डॉक्यूमेंट्स में फॉल्टी रिडक्शन टेक्निक्स का यूज़ किया गया। बिकॉज ऑफ दिस फॉल्टी टेक्निक उस डॉक्यूमेंट्स में कुछ टेक्स्ट एक्सेसिबल थे और जो ये ऑनलाइन रिसर्चर्स थे इन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया और इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया, जो ये एडिशनल नेम्स है उनको एक्सेस करने के लिए। फेब 2026 में वो चीज़ हुई जो ब्रिटिश हिस्ट्री में कभी नहीं हुई थी। प्रिंस एंड्रयू गॉट अरेस्टेड। एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर, ब्रदर ऑफ किंग चार्ल्स III फ्रॉम ब्रिटेन। फेब 2026 में प्रिंस एंड्रयू को अरेस्ट किया गया ऑन द चार्जेस ऑफ मिसयूजिंग पब्लिक ऑफिस। प्रिंस एंड्रयू के ऊपर ये भी एलिगेशंस लगे कि एप्स्टीन को प्रिंस एंड्रयू ने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। प्रिंस एंड्रयू ने अपने रॉयल पोजीशन का बहुत ही अच्छे से यूज़ किया फॉर द एप्स्टीन। ब्रिटिश रॉयल फैमिली के 380 ईयर्स में कोई भी रॉयल फैमिली मेंबर अरेस्ट नहीं हुआ था। द स्टोरी ऑफ प्रिंस एंड्रयू वॉज वन ऑफ द controversial chapters from Epstein files। 2001 में वर्जीनिया की और प्रिंस एंड्रयू की एक फोटोग्राफ सामने आई और उस फोटो में था कि प्रिंस एंड्रयू वर्जीनिया के साथ खड़ा है और गिज़लेन मैक्सवेल उसके पीछे खड़ी है। और तुम्हें पता है कि गिज़लेन मैक्सवेल वर्जीनिया को क्या बताती थी कि तुम्हें वो सभी चीज़ें करनी है जो मैं एप्स्टीन के लिए करती हूँ। ये ऐसी चीज़ें गिज़लेन ने वर्जीनिया को बताई थी। मीन्स फिजिकल एक्टिविटीज़ जो गिज़लेन एप्स्टीन के लिए करती है वो सभी फिजिकल एक्टिविटीज़ वर्जीनिया प्रिंस एंड्रयू के लिए करेगी। ये फोटोग्राफ रिलीज हुई उस टाइम पे वर्जीनिया 17 साल की थी। 2019 में
बीसीसी ने प्रिंस एंड्रयू का एक इंटरव्यू लिया, मतलब कि 18 साल के बाद बीसीसी ने प्रिंस एंड्रयू का एक इंटरव्यू लिया एंड दैट इंटरव्यू वाज अ डिजास्टर। जब ये इंटरव्यू ले रहे थे तब जो भी बीसीसी ने क्वेश्चंस पूछे थे प्रिंस एंड्रयू को, उन सभी क्वेश्चंस को प्रिंस एंड्रयू ने डिनाई कर दिया। प्रिंस एंड्रयू ने कुछ आंसर्स भी दिए बट वो आंसर्स बहुत ही अनकन्वीनियंस थे। बिकॉज ऑफ दिस अनकन्वीनियंस आंसर जो ये इंटरव्यू मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं वो सभी लोग भड़क गए और प्रिंस एंड्रयू ने वर्किंग रॉयल ड्यूटीज छोड़ दी। 2022 में वर्जीनिया के साथ एक सेटलमेंट हुई, अमाउंट डिस्क्लोज थी, लेकिन एंड्रयू ने पब्लिकली एक चीज डिस्क्लोज की कि शी वॉज विक्टिम ऑफ अब्यूज। अक्टूबर 2025 में किंग्स चार्ल्स ने एंड्रयू से रॉयल टाइटल स्ट्रिप किए और फेब 2026 में प्रिंस एंड्रयू अरेस्ट हुआ। राइट नाउ एंड्रयू वॉज अ सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। A client list. Does Epstein have a list of powerful elites? Feb 2025 में अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने फॉक्स इंटरव्यूज में कहा कि a client list sitting on my desk right now. लेकिन 7 जुलाई 2025 में DOJ ने और FBI ने एक मेमो रिलीज किया और उस मेमो में था कि सिस्टमैटिक रिव्यू revealed no incriminating client list. No credible evidence that Epstein blackmailed prominent individuals. No grounds to pursue investigations against uncharged third parties. FBI का और DOJ का ये कहना था कि एप्स्टीन के पास कोई भी क्लाइंट लिस्ट नहीं है। एप्स्टीन ने किसी इंडिविजुअल को ब्लैकमेल नहीं किया। The public reaction on the basis of this memo is massive skepticism. Feb 2026 में CNN ने एक पोल लिया जिसमें सिर्फ 4% ऑफ अमेरिकन्स ने ये कहा कि दे आर सेटिस्फाइड दैट गवर्नमेंट रिलीज एप्स्टीन फाइल्स। बट पाम बॉन्डी का जो ये स्टेटमेंट था कि देयर इज क्लाइंट लिस्ट ऑन माय डेस्क, वो बाद में चेंज हुआ। देयर इज नो क्लाइंट लिस्ट एग्जिस्ट। February, you made a public claim that the Epstein client list was, quote, sitting on my desk right now for review, end of quote. You then produced already public information and no client list at a major media event hosted at the White House. Attorney General Bondi, why did you publicly claim to have the Epstein client list waiting for your review and then produce nothing relevant to that claim? Senator Durbin, if you listen to my entire clip on that, I said I had not reviewed it yet, that it was sitting on my desk along with the JFK files, the Martin Luther King files, and I said I had not yet reviewed it. And if you see our memo on Epstein, you will see, our memo on Epstein clearly points out that there was no client list, our July 6th memo. Because of this contradiction, जो पब्लिक गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट रख रही थी वो पूरी तरह से ट्रस्ट निकल गया। 50% अमेरिकन्स का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद एप्स्टीन के क्राइम्स को कवर अप कर रहा है। ऑफिशियली 3 to 4 मिलियन फाइल्स रिलीज हुए हैं। तो ये एक्चुअल में क्या दिखाता है? फर्स्ट इज द ब्रेड्थ ऑफ द नेटवर्क ऑफ एप्स्टीन। जब ये फाइल्स रिलीज हो रही थी उसमें 150 से भी ज्यादा एलिट्स के नाम इस फाइल्स में लिखे गए हैं। कॉन्टैक्ट बुक्स, फ्लाइट लॉग्स एंड ईमेल्स, ये सभी चीजें ये कंफर्म करते हैं कि द नेटवर्क ऑफ एप्स्टीन वाज प्रीटी ह्यूज। सेकंड इज 1996 में FBI को पता था कि ये सभी चीजें एप्स्टीन आइलैंड पे हो रही है। थर्ड इज द इंटरनल डिबेट ऑफ NPA 2008 में जो ये प्ला डील हुई थी एप्स्टीन को प्रोटेक्ट करने के लिए। DOJ के अंदर ये सिग्निफिकेंटली ये एक इंटरनल डिबेट था। क्यों? देयर वाज अ डॉक्यूमेंट इनसाइड द डॉक्यूमेंट्स। फोर्थ इज सर्वेलेंस कैमरा टाइमलाइन फेल्यूर। MCC के कैमरा फेल्यूर्स की टाइमिंग एक्चुअल में कंफर्म हुई। फिफ्थ इज एप्स्टीन के इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ कनेक्शंस थे। एप्स्टीन हैज अ कनेक्शंस विद प्रेसिडेंट्स, मल्टीपल प्रेसिडेंट्स who can give the information of intelligence agencies
the confidential information that was shared with Epstein. Because of this information, Epstein can take big decisions. So the next video is final video और उस चीज़ में एप्स्टीन आइलैंड पे क्या हो रहा था वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को तुम देखना। जब ये फाइल्स रिलीज हुई, जो चीज़ें पब्लिक के सामने आई वो लिटरली टेरिफाइंग है। अब तक हमने कुछ जितने भी मूवीज़ देखी है उसमें कुछ लोगों को कट किया है या फिर उनका सर डिस्ट्रॉय कर दिया है पूरी तरह से, बट इन एप्स्टीन फाइल्स जब ये चीज़ें बाहर आई, उस फाइल्स में क्या क्या लिखा हुआ था, वो चीज़ें पढ़ने के बाद तुम विश्वास नहीं करोगे इतने ज़्यादा वो हॉरिफाइंग है। 10 साल पहले, 10-20 साल पहले ये सब चीज़ें हो रही थी एप्स्टीन के आइलैंड पे, और ये सभी चीज़ें एप्स्टीन ने फाइल्स में रिकॉर्ड की हुई है। एप्स्टीन के आइलैंड पे जो भी लोग आ रहे थे या फिर ट्रैवल कर रहे थे उसके लोलिता एक्सप्रेस प्लेन का यूज़ करके, और कुछ लोग ऐसे थे कि एरोप्लेन से नहीं आ सकते बट आइलैंड पे लाने के लिए सबमरीन का यूज़ करता था एप्स्टीन। जब वो लोग आइलैंड पे आते थे, द थिंग इज यू विल नॉट बिलीव व्हाट दे हैव डन इन दैट आइलैंड। ये वीडियो थोड़ी कोड वर्ड्स में होने वाली है। जो एक कंटिन्यूसली विक्टिम्स उस आइलैंड पे आ रही थी उनका काउंट कैसे नहीं बढ़ रहा था, और उन विक्टिम्स का जो पुराने आई हुई विक्टिम्स हैं उनका क्या हो रहा था उस आइलैंड पे। इन शॉर्ट में कोड वर्ड्स में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को देखना। और जो ये पाम बीच भी है उसके बारे में भी, और जो ये गिजलेन का एक छोटा वीडियो वायरल हुआ है तो उसके बारे में भी मैं थोड़े बताने वाला हूँ।